जस्टिस इन द डार्क के पिछले एपिसोड में हमने देखा किडनैपर्स जो भाईजिंग को मारने का ट्राई करते हैं पर एसआईडी उसे बचा लेती है। तो भी तावरान को भाईजिंग की स्टोरी पे डाउट होता है। एसआईडी को पता चलता है कि यांग बो का ड्राइवर किडनैपर्स के साथ कांटेक्ट में था और इसीलिए एसआईडी यांग बो को अरेस्ट कर लेती है। एसआईडी यांग बो को जो मैंशन से लेके जाती है। जिंग काइफांग को कहता है, ये सब के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ मिस्टर जू पे चेकअप करने। काइफांग गुस्से में कहते हैं, शावू तुम कंपनी के लिए बड़े अच्छे पब्लिक रिलेशंस एक्सपर्ट हो। वेंजो को तावरान का कॉल आता है और तावरान उसे इन्फॉर्म करता है कि जो कंटेनर था उसका दरवाज़ा किडनैपर्स ने लॉक नहीं किया था। वेंजो को भी ये अजीब लगता है। अगर वो वाइजिंग को मारना चाहते थे तो उन्होंने डोर खुला क्यों रखा होगा, अनलेस किडनैपर्स पहले से वाइजिंग को मारना ही नहीं चाहते थे। तो सवाल ये उठता है कि इस सब में किसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये कहते हुए वेंजो जो ग्रुप की वेबसाइट के लॉगिन रिकॉर्ड्स देख रहा होता है। फेदू फाइशिन पे चेकअप करने जाता है। वो उसे एक पानी की बोतल देता है, फिर कहता है, सीरियसली फाइशिन, क्या तुम्हें सच में इस सब के बारे में नहीं पता था? फाइशिन मुस्कुराता है, ये क्या बात कर रहे हो? फेदू कहता है, नाटक बंद करो। ऐसा नहीं है कि हम कल ही मिले थे। तुम अपने डैड को साल में एक आध बार मिलने जाते हो। तुम्हें फैमिली एसेट्स की कभी कोई पड़ी नहीं होती। कल से लेके आज तक तुमने कुछ ही बातें सच बताई हैं और उनमें से एक था जब तुमने मिस्टर वू का फ़ोन छीन लिया था, राइट? अगर यांग वो तुम्हारे डैड का इलेजिटिमेट बेटा होता तो भी उसे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे डैड मर चुके हैं, अब उसे सिर्फ एक डीएनए टेस्ट करने की ज़रूरत है। ये किडनैपिंग और मर्डर का क्या फ़ायदा? क्या उसके पास और कुछ करने का नहीं है? वाशिन कहता है, वो जब चाहे तब डीएनए टेस्ट कर सकता है। क्या उसे लगता है कि हम दोनों भाई मर चुके हैं? उस बुढ़े को जला ना दे, उसका एक बाल भी नहीं छोड़ेंगे। ये सब वो पैसे के लिए नहीं कर रहा। वो गरीब खानदान से आता है पर वो बड़ा चालाक है। फेदू कहता है, वो वेलफेयर फंड्स के बारे में जो भी रिवील हुआ उसकी वजह से तुम्हारी कंपनी के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। वो गलत भी क्यों ना हो, एक इन्वेस्टिगेशन तो भी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी। अगर वो तुम्हारी फैमिली के पैसे के पीछे था तो ऐसे वो अपने आप का नुकसान क्यों करेगा? फाइशन कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं बस एक पेंटर हूँ। ये बिज़नेस की बातें मुझे समझ नहीं आती। फाइशन फेदू की साइड से जाने का ट्राई करता है पर फेदू उसका हाथ पकड़ लेता है। फाइशन कुछ कहने जाता है पर फेदू एक उंगली ऊपर करके कहता है, श्श, क्वाइट, बाहर पुलिस खड़ी है। जैसे ही वो शोफर ने अपना मुंह खोला था मुझे पता चल गया था कि ये सब यांग बो ने नहीं किया है। हम दोनों को पता है कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। जब तुम किसी को स्केपगोट करते हो तो कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ सालों के बाद तुम उसे इतने पैसे दो जो वो अपनी पूरी ज़िंदगी काम करके भी ना कमा पाए, और जब वो जेल से बाहर आता है तो तुम उसे जॉब देने को तैयार हो। ये एक डेथ सेंटेंस नहीं है। इतना करोगे तो कोई भी तुम्हारा नाम नहीं लेगा। हमारी कंट्री में हमारे पास विटनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई स्पेशल सिस्टम नहीं है। तो अगर वो पुलिस को तुम्हारे बारे में बताता है तो वो भी पकड़ा जाएगा, और तो और उसके फैमिली मेम्बर्स भी इससे अफेक्ट होंगे। यही तो हमारी एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है। क्या ये सब ऐसे ही नहीं किया जाता? ख्वाहिशन कहता है, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे किया जाता है। फेदू कहता है, नाटक बंद करो। जब से हमें पता चला कि तुम्हारा भाई एक ट्रक में है तब से क्रिमिनल्स ने जैसे मेहनत करना ही छोड़ दिया हो। हम कैमरा से सब कुछ देख सकते थे। उन्होंने छुपाने की कोशिश भी नहीं की। क्या उन्हें लगा कि पुलिस स्टूपिड है, या फिर किसी और को लगा कि हमें ड्राइवर के बारे में पता ही नहीं चलेगा और हम यांग बो को पकड़ नहीं पाएंगे? वाइशन हंसता है, तुम कहना चाहते हो कि किसी ने यांग बो को फ्रेम किया, मेरे भाई को किडनैप कर लिया और इलिजिटिमेट सन को भी रास्ते से हटा लिया। समझ गया। तुम इसे जैसे भी देखो, इस सब से सिर्फ मुझे फ़ायदा होता है। तो क्या मैं भी सस्पेक्ट हूँ? तो फिर जाओ ना, पुलिस को बताओ। फेदू शांति से ख्वाहिशन की ओर देखता है। ख्वाहिशन और कह रहा होता है, जाओ ना तो फिर। फेदू साय करता है। ख्वाहिशन कहता है, तुम्हें क्या हुआ? आज तक मेरे साथ नहीं आए उसका अफसोस हो रहा है? फेदू कहता है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ख्वाहिशन कहता है, नेचुरली
तुम्हारे आउट ऑफ डेट एस्थेटिक्स ना मेरे जैसे को कभी नहीं समझ सकते। फेदू कहता है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि तुम अपने आप के बारे में इतना सब कुछ सोचते हो, पर सच में तुम एक इडियट हो। ख्वाहिशिन, क्या तुम्हारा बड़ा भाई सच में जो जन्हाव का सन है? तुम लोगों की रिलेशनशिप कैसी है? इतना सुन के ख्वाहिशिन का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। अजीब बात है मास्टर फे, अभी तो तुम कह रहे थे कि मैंने अपने भाई को किडनैप किया और वो सन ऑफ अ बिच को फ्रेम किया। एकदम से तुम्हारी ट्यून कैसे चेंज हो गई? ये क्या बकवास कर रहे हो? फेदू कहता है, जब किडनैपर्स ने पहला सवाल पूछा था और तुमने वाइस प्रेसिडेंट वू का फ़ोन लिया, तब उसने वेबसाइट पे लॉगिन करके रखा था। ख्वाहिशिन कहता है, एग्जैक्टली, वो जिन्नी ऊपर ऊपर से तो इतना काम लगता है, पर एक्चुअली में तो वो ये सब एक्सपोज करने के लिए तैयार था। ऑफ कोर्स सबसे पहले मैं उसे एक्सपोज करना चाहता था। जितनी ज़्यादा जेन्युइन फीलिंग मैं दिखाऊंगा उतना कम लोग मुझ पे सस्पेक्ट करेंगे। फेदू कहता है, मैंने तुम्हें वार्न किया था कि इन किडनैपर्स को ध्यान से जवाब देना, और तब क्लियरली तुमने मेरी बात सुनी थी, तो फिर एकदम से क्या हुआ? क्यों? फेदू उसके पास आके कहता है, ये तुम्हारे बड़े भाई ने। फेदू आगे कुछ कह पाए उससे पहले ख्वाहिशिन कहता है, मैंने ही उसे किडनैप किया था। फेदू कहता है, तुम्हारा भाई किडनैप ही नहीं हुआ था। एक सेकंड के लिए ख्वाहिशिन ये बिलीव नहीं कर पाता, फिर वो हंसता है और कहता है, प्रेसिडेंट फे, तो अब तक ये सब चल रहा था? क्या वो कोई नाटक था? कोई मूवी चल रही है? फेदू को किसी का कॉल आता है पर वो तुरंत ही कॉल को कट कर देता है। फेदू एक्सप्लेन करता है, पहले ऐसा लगता था कि उन किडनैपर्स को पता है कि बिजनेस कंपटीशन को कैसे यूज़ किया जाए, और फिर जैसे ही उनका हंगना से कांटेक्ट छूट गया, एकदम से वो सारी प्रिकॉशंस लेना भूल गए। हाँ, बायशाह रिवर वैली काफ़ी बड़ी है और वहाँ पे बहुत लोग भी नहीं हैं। तुम्हारे भाई को किडनैप करने के बाद इट मेक्स सेंस कि वो व्हीकल चेंज करेंगे, पर फिर वो वहीं पे क्यों रहेंगे? बायशाह शिंजू के जुरिस्डिक्शन में आता है। वो वहाँ से सिटी में आए होते तो कोई भी उन्हें इन्वेस्टिगेट नहीं करने वाला था, तो फिर किडनैपर सिटी में क्यों नहीं आए? कोई प्राइवेट जगह ढूंढ के वहाँ पे क्यों नहीं रहे? क्या इस किडनैपिंग के पीछे जो कोई भी है वो इतना गरीब है? क्या वो कोई घर या कोई भी जगह रेंट नहीं कर सकता? क्या वो ड्राइवर को प्लान किया था ताकि किडनैपर्स को भागने का टाइम मिले, या फिर तुम्हारे भाई को बचाने का टाइम मिले? किडनैप होने के बाद तुम्हारे भाई ने उन्हें कोई धमकी नहीं दी, ब्राइब करने का ट्राई नहीं किया। उन्होंने जैसा कहा उसने एग्जैक्टली वैसा ही किया। क्या उसे पता नहीं कि जो ग्रुप कितने लॉसूट्स हैंडल कर रहा है? 2 किडनैपर्स एक हॉस्टेज को लेके जंगलों में ट्रक चला रहे हैं। हॉस्टेज मरता नहीं, पर एकदम करेक्ट टाइम पे पुलिस उसे बचाने भी आ जाती है। ख्वाहिशिन कुछ कहने जाता है पर फेदू उसे इंटरप्ट करता है। इतने सारे कोइंसिडेंसेस होने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी शक नहीं हो रहा? कुछ देर के लिए ख्वाहिशिन सोचता है, फिर वो कहता है, मैं गलत था प्रेसिडेंट फे, तुम्हारी इमेजिनेशन काफ़ी इम्प्रेसिव है, मैं हार मानता हूँ। फेदू कुछ कहे उससे पहले ख्वाहिशिन आगे कंटिन्यू करता है, क्या यांगबो इतना अच्छा था? तुमने जैसा कहा उसके हिसाब से ख्वाहिशिन ने अपने आप को किडनैप किया, वो टॉर्चर एंड्योर किया, वो ऑलमोस्ट डूब गया, ये सब कुछ सिर्फ यांगबो को फ्रेम करने के लिए? प्रेसिडेंट फे, क्या वो पागल है या तुम? फेदू उसे समझाने का ट्राई करता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यांगबो तुम्हारे फादर का इलेजिटिमेट सन है? क्या तुम सच में बिलीव करते हो कि ऐसा कोई अनडिस्कवर्ड टैलेंट होता तो तुम्हारे फादर, तुम्हारी मॉम और उनकी खुद की रेप्यूटेशन को भूल के उसे तुम्हारी कंपनी में लेके आते? ख्वाहिशिन कहता है, अगर वो उसका बेटा नहीं है तो यांगबो जैसा कोई ये पोजीशन पे कैसे पहुंचा? फेदू कहता है, ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। पैटर्निटी रिपोर्ट के बारे में जो तुमने कहा वो सच है ना? तुम्हारे भाई ने वो तुम्हें दिखाई थी। ख्वाहिशिन हंसता है, तुम्हें लगता है कि मेरे डैड और जंग काइफांग के नाक के नीचे मेरा भाई एक सन को लाके खड़ा कर सकता है? रहने दो, इससे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम ऐसा ही कहो कि मैंने अपने भाई को किडनैप किया है। ये तो तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, पर मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद सरेंडर करने वाला हूँ। अगर पुलिस समझदार है तो खुद आके इन्वेस्टिगेट कर सकती है, और अगर तुम मुझे रिपोर्ट करना चाहते हो तो फिर जाओ, करो, आई डोंट केयर। फिर वो कहता है,
तुम्हारे डैड के मर जाने के बाद जो प्रमोशन आता है ना, ज़िंदगी में उससे ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं है। भाषण बाथरूम में से निकलता है। वंजो पूछता है, कोऑपरेट करोगे? भाषण कहता है, हाँ, जल्दी क्या है? इतना कह के वो अपने रूम में चला जाता है। उसके पीछे फेदू आता है। वंजो कहता है, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ तुम एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, इसका तुम मुझे एक रिटन एक्सप्लेनेशन दोगे, और जब मैंने कॉल किया तो पिकअप क्यों नहीं किया? फेदू स्माइल करता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पे चीट कर रहा हूँ कैप्टन लो? वंजू साय करता है। फेदू उसकी चिन पकड़ता है और उसके कान में कहता है, तुम्हें पता है, तुम बहुत ही अनोइंग हो। जब तुम अपनी चॉकलेट किसी और को देना नहीं चाहते तो सबको दिखाया मत करो। ये बिहेवियर का बेसिक रूल है। कभी कोई अडल्ट ने तुम्हें ये नहीं सिखाया? ये कहते हुए वेंजो का हाथ फेदू की वेस्ट पे जाता है। कुछ देर के बाद वेंजो उसे छोड़ता है। चलो कुछ काम भी कर लो। वेंजो जा रहा होता है और फेदू पूछता है, क्या ख्वाहिशिंग एक सस्पेक्ट है? वेंजो कहता है, वो सस्पेक्ट हो या नहीं, जब तक केस की डिटेल्स क्लियर नहीं है तब तक तुम उसके साथ प्राइवेटली बात नहीं कर सकते। ये एसआईडी के रेगुलेशंस के अगेंस्ट है। तुम एसआईडी में जो कोई भी रीज़न की वजह से आए हो, जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें ये रेगुलेशंस फॉलो करनी होगी। भूलो मत कि तुम कौन हो। वेंजो उसके एसआईडी बैच पे पॉइंट करता है। कुछ देर के बाद फेदू पूछता है, अगर यांग बो कन्फेस नहीं करता तो सिर्फ शोफर का कन्फेशन काफ़ी नहीं होगा। वेंजो कहता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम शोफर के सारे कम्युनिकेशंस और फाइनेंशियल्स थॉरली इन्वेस्टिगेट करें। उसके बाद हम यांग बो से बात करेंगे। हाइजिन स्टेटमेंट देगा और हम स्केच आर्टिस्ट से किडनैपर्स के स्केचेस बनाएंगे और उनके वांटेड नोटिस सेंड करेंगे। यहाँ पे क्या चल रहा है ये पता करना हमारे कॉलीग्स पे डिपेंड करता है कि वो जो क्लैन को कितने अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं। शायद हमें कुछ पता चले, शायद कुछ ना मिले। फेदू कहता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम का हेड ऐसा सब कह रहा है। वेंजो कहता है, तो और क्या कहूँ, मैं सारे क्रिमिनल्स को पकड़ लूँगा। मैं शर्लॉक होम्स नहीं हूँ। इतनी बड़ी बात को मैं बैकअप नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स कितनी चीज़ें हैं जिनसे मुझे भी गुस्सा आता है। अगर तुम कुछ यूज़फुल बता सकते हो तो अच्छा होगा। फेदू कहता है, ठीक है, तो मैं एडवाइस करूँगा कि इस केस में जो भी इन्वॉल्व है उन सबको ये कंट्री से जाने मत दो, स्पेशली जंग काइफांग, और चेक कराओ कि जो ख्वाइचिंग और यांग बो का जो जनहाओ के साथ क्या कनेक्शन है। वेंजो ये सब करने जाता है। उसके जाने के बाद फेदू दूजिया को कॉल करता है। उसे कहता है कि वो यांगबो को इन्वेस्टिगेट करें, स्पेशली उसका फैमिली बैकग्राउंड। जितना डिटेल्ड होगा उतना अच्छा। डोंगचियांग के नेबर्स उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। हानयांग और यांगशी अपनी कार के पास आते हैं और डोंगचियांग के नेबर्स उन्हें पूछने लगते हैं कि क्या चल रहा है। कितने लोग वरीड होते हैं कि उनके पास एक मर्डरर रहता है, और कितने लोग वरीड होते हैं कि प्रॉपर्टी प्राइसेस का क्या होगा। हानयांग और यांगशी उन्हें कुछ नहीं बताते तो सारे नेबर्स उन पे गुस्सा होते हैं कि एसआईडी ऐसे ही काम करती है। सारे नेबर्स चले जाते हैं। हानयांग यांगशी को पूछता है, क्या डॉन शाओचिंग यहाँ पे रह पाएगी? यांगशी कहती है, कुछ टाइम के बाद इसके बारे में सब लोग भूल जाएंगे। शिंचू में ये कुछ नई बात नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, इवेंचुअली ये सब गॉसिप बन के रह जाएगी। ना तो ये किसी को याद रहेगी, ना तो इसके बारे में कोई बात करेगा। हानयांग कहता है, पर वो नहीं भूल पाएगी। यांगशी कहती है, ऐसी चीज़ कोई नहीं भूल सकता। हम देखते हैं कि यांगशी को उसके ऑफिस में से कॉल आता है। उसके बॉस वैसे तो पोलाइटली बात कर रहे होते हैं कि तुम अपना ध्यान रखना, और उसे कह रहे होते हैं कि वो वेकेशन ले ले, पर रियली में वो चाहते हैं कि शाओचिन ऑफिस पे वापस ना आए और क्विट कर ले। हम देखते हैं कि कुछ रिपोर्टर्स उसे मिलने आते हैं। वो उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे फादर ने जो जनहाओ को इसलिए मारा क्योंकि वो एक एपैथ था? हॉस्पिटल से ताओरान वेंजू को कॉल करता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि ख्वाइचिंग थोड़ी देर के लिए जागा था, पर उसने कुछ ज़्यादा नहीं कहा और फिर से सो गया। उसने कहा कि एयरपोर्ट पे वो टैक्सी में बैठा और उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कार की बैक सीट पे कोई छुपा है। आधे रास्ते में उन्होंने उस पर अटैक किया और उसे बेहोश कर दिया। जब वो जागा तब वो ऑलरेडी ट्रक में था। उसने कहा कि चाहे जिस किसी ने भी उसे किडनैप किया हो, वो इसके बारे में और कुछ नहीं जानना चाहता। क्या तुम्हें लगता है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट विथड्रॉ कर लेंगे?
जब तक हम जो जनहा का कार केस हैंडल कर रहे हैं तब तक हम दोनों केस इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। मैंने लान चिया को कहा है कि एयरपोर्ट सर्वेलेंस फुटेज लेके आए। आफ्टर ऑल काफ़ी लोग हैं जो नहीं चाहते कि जो ह्वाइजिन मर जाए। जो ह्वाइजिन, वो जिंगयू, चंग काइफांग और यांग बो और जो ह्वाइजिन खुद भी, इन सब के अलग अलग मोटिव्स हैं जिसकी वजह से वो जो फैमिली के सीक्रेट्स एक्सपोज करना चाहेंगे। पर जैसे फेदू ने कहा, किडनैपर ह्वाइजिन को मारना नहीं चाहता। पर जो जनहाओ का क्या? अगर दोंगशियान ने ये जानबूझ के नहीं किया और जो जनहाओ एक एपाथ है तो क्या ये सच में एक एक्सीडेंट है? कुछ देर के बाद तावरान पूछता है, वेंजो तुमने अपडेट देखी? शाओचिन के घर पे कोई एक पार्सल डिलीवर करता है। उसके अंदर कुछ फ़ोटोज़ और डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उनके साथ एक लेटर होता है। लांग चियाओ एयरपोर्ट का सीसीटीवी कैमरा देख रही होती है। कुछ देर के बाद वो कहती है, ये काम तो प्योर टॉर्चर है। वो आजू बाजू देखती है, अरे सब कहाँ गए? रूम में सिर्फ फेदू होता है। वो आंसर करता है, शाओ हानयांग यांगबो की पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट वेरीफाई करने गया है। शाओ वू हुएशिन को हॉस्पिटल लेके गया है। तावरान यांगबो और जंग काइफांग पे सर्वेलेंस सिस्टम सेटअप करने गए हैं। लान चियाओ पूछती हैं, तुम क्या कर रहे हो? पहले तो फेदू अपना नोटपैड छुपाता है, फिर वो कहता है, मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन लिख रहा हूँ, और वेंजो की ऑफिस की ओर देखता है। लांग चियाओ कहती है, मैं ये और नहीं कर सकती। मैंने सारी सर्वेलेंस फुटेज देख ली है। मुझे जो ह्वाइजिन कहीं पे भी नहीं मिला। तुम्हें लगता है कि मुझे चश्मे आ रहे हैं? फेदू पूछता है, तुम कौन से पार्किंग लॉट पे देख रही हो? लान चियाओ कहती है, टैक्सी पिकअप एरिया। फेदू सजेस्ट करता है कि वो पब्लिक व्हीकल्स के पार्किंग लॉट में देखे। लान चियाओ कहती है, पब्लिक व्हीकल्स? पर ह्वाइजिन टैक्सी लेके नहीं गया था। सारे सस्पेक्ट्स के पास उनके एक्शंस के लिए बिलीवेबल आंसर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये डिटर्मिन करना मुश्किल होता है कि रियल कल्प्रिट कौन है। वेंजो को कोई आइडिया आता है। वेंजो के फ़ोन पे नोटिफिकेशन आती है। जैनेटर ने एक पोस्ट की होती है। मैसेज में लिखा होता है, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह हमेशा होती है। और वेंजो को याद आता है कि फेदू ने मैल्कम और डोनाल्ड बेन के बारे में क्या कहा था, कि हर किसी को लगता है कि उन्होंने अपने फादर को मारा था। और यहाँ पे जस्टिस इन द डार्क के 12th एपिसोड का फर्स्ट पार्ट हम ख़त्म करते हैं। ये वाला पार्ट ट्रांसलेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बिकॉज़ मैं जो बुक और शो को मिक्स कर रही हूँ और इन दोनों को इंटरट्वाइन करना, इट गेट्स अ बिट क्लंकी इन माई माइंड, मुझे लगता है एटलीस्ट। ये लास्ट जो वेंजो सोच रहा है कि फेदू ने क्या कहा था, उसके बाद वो सोचता है कि तावरान ने क्या कहा था, एंड आई एम गेसिंग कि उसने क्या कहा था, बिकॉज़ वो चाइनीज़ नेम्स यूज़ करता है इन कैरेक्टर्स के। सो आई एम गेसिंग कि उसने ऐसा कहा था कि जो होंग चुआन अगर जो फर्स्ट वाला कौन, आई फॉरगॉट द नेम, कि वो फर्स्ट वाला कौन से बुक सीरीज़ पे बेस्ड था, और अगर जू दोंगयू व्लादिमीर है फ्रॉम लोलिटा, तो फिर मैकबेथ कौन है? एंड दिस इज़ मी गेसिंग, बिकॉज मैंने थर्ड बुक में ढूंढने का ट्राई किया बट आई कुड नॉट फाइंड एग्जैक्ट लाइन। सो दिस इज़ मी जस्ट गेसिंग कि अगर फर्स्ट बुक इज़ बेस्ड ऑन द बुक दैट आई कैंट रिमेंबर, और अगर सेकेंड केस इज़ बेस्ड ऑन लोलिटा एंड द थर्ड इज़ बेस्ड ऑन मैकबेथ, तो मैकबेथ कौन है ये केस में? नाउ टू टेल यू कि जो सीन है, जो मैंने बुक में से सीन लिया, जिसमें वेंजो फेदू की वेस्ट पकड़ता है, एंड आई एम लाइक, I had such a hard time recording that. Just like कि ये लाइन का मैं ट्रांसलेशन कैसे करूँ, I was struggling and ChatGPT could not help either. पर मैंने ना, I have tried my best कि मैं बुक और शो को मिक्स करके एक cohesive narrative जब तक बनती है, I'll be happy, I guess. बुक में हुआइशिन is a much more of a लिटिल शिट टाइप ऑफ कैरेक्टर, कि वो थोड़ा ब्राटी टाइप का है ज़्यादा, जो शो में है उससे भी ज़्यादा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।